तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है कर्स्ड सैंक्चुरी एक्स। इस मूवी को मैंने डिमोनिक नहीं बोला क्योंकि ये मूवी मुझे थोड़ी सी प्लेन लगी। हम देखेंगे एक ऐसी श्रापित जगह को जहाँ पे जो भी जाता है वो पागल हो जाता है। ये वीडियो आप लोगों को शायद मूवी से ज्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो अभी के अभी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हमारे इस चैनल को आपके इसी सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा कर्स्ड सैंक्चुरी एक्स मूवी की एक डरावनी श्रापित कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक अमेरिकन स्टाइल डाइनर को दिखाते हुए जिसके अंदर एक बूढ़ा अमेरिकन आदमी कुछ खाना खाता है एंड देन वो अचानक ही मारा जाता है। आदमी के सामने ऑलरेडी एक औरत मरी पड़ी थी, मतलब इस जगह पे कुछ इविल है। देन यहाँ से सीन जाता है कोरिया में एक राइटर के घर पे जिसका नाम है यामाडा, जिसकी बुक अभी पेंडिंग पड़ी थी। यामाडा के घर पे एक हाउसकीपर भी थी यूमिको। देन उस दिन अचानक यामाडा की बहन आजुमा आ जाती है उसके घर बिना बुलाए, जिससे यामाडा चौंक जाता है। यामाडा को जल्दी ही पता चलता है कि आजुमा का पति उसे धोखा दे रहा है एंड देन अब बात डिवोर्स तक आ गई थी, जिसमें आजुमा का पति 5 मिलियन उससे मांग रहा था। आजुमा पे अब बिल्कुल पैसे नहीं है और अब से वो यामाडा के साथ ही रहेगी। अब 1 महीने तक सब ठीक रहता है, पर एक दिन आजुमा मार्केट में सामान लेने गई थी जब उसे दिखाई देता है अपना पति शिगेरू। अब यहाँ पे आजुमा को शिगेरू पे बहुत ज्यादा गुस्सा था तो वो उसके पीछे भागने लगती है। शिगेरू जाकर घुस जाता है उसी डाइनर में जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और वो चले जाता है वॉशरूम में। देन आजुमा आके शिगेरू को डांटने लगती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कोरिया आने की, वो जापान में ही सही था वगैरह वगैरह। पर बाथरूम से बाहर निकलता है इगुची नाम का आदमी और आजुमा को बताता है कि उसका पति यहाँ पे नहीं है। आजुमा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो इगुची को शिगेरू समझ बैठी थी, पर तभी वॉशरूम से बाहर निकलता है शिगेरू, जिससे आजुमा और इगुची दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे अब आजुमा तो गुस्से में घर भाग जाती है, पर इगुची कंफ्यूज हो गया था क्योंकि एक पल पहले वॉशरूम बिल्कुल खाली था, तो ये आदमी अंदर कैसे आ गया। देन आजुमा के पीछे पीछे शिगेरू भी भाग जाता है और इगुची से देन मिलने आते हैं 3 लोग, कियोशी और उसकी बीवी क्योको और एक स्पिरिचुअल हीलर मिसेस जिन। दोस्तों शिगेरू इस जगह का मैनेजर था और खरीदने वाले लोग थे कियोशी और क्योको, जिन्होंने ये घर खरीद लिया था। पर जब से क्योको इस घर के अंदर घुसी है तब से वो अजीब सी हो गई है, हमेशा शांत रहती है और उसका सपना था इस जगह पे कैफे खोलने का, पर वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, जिससे कियोशी ने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये जगह श्रापित है और इसलिए मिसेस जिन को वो मदद के लिए लेके आया था और इगुची भी उनकी मदद कर रहा था। वहीं घर पे आजुमा अपने पति की वजह से दुखी होकर अपने आप को कमरे में बंद कर बैठी हुई थी। यामाडा अपनी बहन को समझाता है पर हमें पता चलता है कि यामाडा एक बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड आदमी है जो हमेशा सोचता है कि वो सबसे ज्यादा बेटर है। एनीवे हाउसकीपर यूमिको आजुमा को समझाने जाती है कमरे के अंदर और यामाडा जाता है घर के बाहर, जहाँ पे अचानक उसके सामने आ जाता है शिगेरू। शिगेरू को देखते ही यामाडा जाकर उठा लेता है चाकू और वो शिगेरू को भागने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी बहन उसे कभी माफ नहीं करेगी। शिगेरू देन माफी मांगने लगता है और बोलता है कि उससे गलती हो गई, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना चाहिए था। बट जस्ट देन आजुमा आकर अपने पति को देख लेती है। शिगेरू देन पड़ जाता है आजुमा के पीछे और आजुमा उससे बचकर भागती है। यामाडा शिगेरू को रोकता है और इस भगदड़ में उसे लेकर वो गिर जाता है पूल में। एनीवे अब जब सब शांत होता है तो एक नई बात सामने आती है। असल में शिगेरू को याद ही नहीं था कि वो कोरिया जापान से कैसे आ गया। शिगेरू पे ना पासपोर्ट था, ना पैसे और ना कुछ और डॉक्यूमेंट। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और ये बात सुन के यामाडा शिगेरू को भेज देता है स्टोरेज रूम में रहने के लिए, जिस बात से आजुमा खुश नहीं थी। पर हो सकता है कि शिगेरू को कोई किडनैप करके जापान लाया हो और उन्हें अब इस मिस्ट्री को सुलझाना था। देन शिगेरू को भेज के आजुमा और यामाडा फोन करते हैं शिगेरू को, पर फोन पे वो बोलता है कि वो जापान में ही है, कोरिया में नहीं है, जिससे दोनों भाई बहनों के होश उड़ जाते हैं। शिगेरू देन जल्दी फोन काट भी देता है क्योंकि वो आजुमा के किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं करना चाहता था। यामाडा को देन शक होता है कि शायद फोन पे कोई और बंदा बोल रहा होगा क्योंकि शिगेरू तो उन लोगों के सामने स्टोरेज रूम में था। देन अगले दिन फिर से यामाडा कॉल करता है शिगेरू को जापान में और सीन जाता है जापान, जहाँ पे शिगेरू सच में मौजूद था और वो अपनी सेक्रेटरी होशिनो के साथ था।
यामाडा शिगेरू से प्रूफ मांगता है कि मुझे प्रूफ दो कि तुम जापान में ही हो, और इस बात को प्रूफ करने के लिए यामाडा बताता है एक स्पेसिफिक पोज, और उसी पोज में खड़े होकर शिगेरू भेज देता है एक फोटो, जिससे भाई बहन चौंक जाते हैं क्योंकि ये साफ हो गया था कि स्टोरेज रूम में जो आदमी है वो कोई बहरूपिया है। देन शिगेरू नंबर 2 आ जाता है बाहर और यामाडा और आजुमा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वही सीन जाता है उसी श्रापित घर पे जहाँ पे आज इगुची घर की हिस्ट्री को बताता है। ये घर बनाया गया था 30 साल पहले और यहाँ पे रहता था एक रिटायर्ड अमेरिकन सोल्जर अपनी बीवी के साथ, जिसने इस जगह पे अमेरिकन रेस्टोरेंट खोल लिया था। 2 साल तक बिजनेस अच्छा चला था, पर फिर सोल्जर की बीवी को अल्जाइमर डिजीज हो गई थी और बिजनेस बंद हो गया था। देन एक दिन पुलिस वालों को दोनों हस्बैंड वाइफ की लाशें मिली थी रेस्टोरेंट के अंदर, पर दोस्तों उन दोनों की मौत का रीजन था भूख। कहने का मतलब मरने से पहले उन दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया था या फिर उन्हें खाना पीना मिला ही नहीं, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि पुलिस को पूरा घर खाने पीने के सामान से भरा मिला था। देन उस हादसे के बाद से कई सारे लोगों ने इस जगह पे रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करी, पर वो सारे लोग रेस्टोरेंट नहीं खोल पाए। यहाँ पे कौन सा श्राप है ये इगुची भी नहीं जानता, पर इगुची बोलता है कि शायद क्योको को अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं खोलना चाहिए। देन तभी घर पे आ जाते हैं यामाडा और आजुमा शिगेरू की मिस्ट्री सुलझाने। दोनों भाई बहन सबको बताते हैं कि कैसे शिगेरू का डुप्लीकेट इसी घर से बाहर निकला था, तो शायद इसी घर में कुछ गड़बड़ है। ये बात सुन के इगुची बताता है कि वो शिगेरू नहीं है, शिगेरू की एक स्प्लिट आत्मा है, यानी एक आधी अधूरी आत्मा, और ऐसा ही कुछ हुआ था क्योशी की बीवी क्योको के साथ। अब यहाँ पे क्योशी सुनाता है एक कहानी और हमें पता चलता है कि वो दोनों मियाँ बीबी जापान से कोरिया एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए आए थे क्योंकि उनका जापान में बिजनेस बैंकरप्ट हो गया था। देन इस जगह को खरीद कर उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी कुछ दिनों के लिए, पर जल्दी ही क्योको अजीब काम करने लगी। उसने एक दिन नॉर्मल पुडिंग बनाकर बोला कि उसने नई रेसिपी बनाई है, जबकि क्योशी को खाने पे बस वो पुडिंग लग रही थी और कुछ नहीं। क्योको देन घर में गलत गलत सामान भी ऑर्डर करने लगी थी और क्योशी और क्योको में लड़ाइयां भी होने लगी थी, क्योंकि जब भी क्योशी क्योको को बोलता था कि उसने कोई गलती करी है तो क्योको बोलती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा। एंड देन एक दिन क्योशी को इसी घर में अपने चश्मे का एक और जुड़वा चश्मा मिला था। देन घर में चीजें मल्टीप्लाई होने लगी थी, कोई एक चीज 2 में बदल जाती थी अपने आप। एंड देन एक रात क्योशी से क्योको माफी मांगने लगी थी अपनी गलतियों के लिए, जिससे क्योशी समझ गया था कि वो किसी बहरूपिये से बात कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उसकी बीवी कभी उससे माफी नहीं मांगेगी। ये कहानी सुन के अब प्रेजेंट में सब लोग चौंक जाते हैं और क्योशी बताता है कि कल रात को उसे एक कॉल आया था। फोन पे उसी की बीवी बात कर रही थी, पर रियल लाइफ में उसकी बीवी उसी के सामने थी। खैर जो फोन वाली क्योको थी उसने बोला था कि वो आज रात क्योशी से मिलने आई थी, जिससे सब लोग डर जाते हैं क्योंकि दोस्तों जापान की लोक कथाओं के हिसाब से अगर कोई 2 इंसान जिनका जन्म श्राप की वजह से हुआ है वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो दोनों ही इंसान मारे जाएंगे। एंड देन तभी आजुमा को गार्डन में दिखाई देती है एक लड़की। सारे लोग अब भागकर चेक करते हैं और वो लड़की और कोई नहीं क्योको का डिमोनिक रूप था जो उससे मिलने आया था। तुरंत अब क्योशी जाकर अपनी बीवी को छुपा लेता है अपनी बाहों में। एंड देन बाहर आ जाता है एक तूफान और वो डिमोनिक क्योको घुस जाती है घर में। डिमोनिक क्योको अब बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे को इस घर में आकर किसी से मिलना था। एंड देन ओरिजिनल क्योको जानबूझकर डिमोनिक क्योको के सामने आ जाती है। दोनों क्योको देन हाथ पकड़ लेती है। एंड देन अचानक उनके हाथ आपस में फ्यूज होने लगते हैं, जिससे ओरिजिनल क्योको डर जाती है। ओरिजिनल क्योको बच के भागने की कोशिश करती है, पर इविल क्योको ओरिजिनल क्योको की छाती में घुसा देती है हाथ और वो उसे पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाती है। सारे लोग भागते हैं क्योको को बचाने के लिए, पर देखते ही देखते क्योको और क्योको नंबर 2 एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। देन इसके बाद क्योको सबके सामने बहकी बहकी बातें करने लगती है और उसे हो जाती है उल्टी। फाइनली क्योको हो जाती है बेहोश और उसे भेज दिया जाता है हॉस्पिटल। और अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए।
अब नेक्स्ट डे इस अजीब श्राप को भगाने के लिए घर पे बुलाया जाता है एक कोरियन शमन, जो घर पे आके करता है एक रिचुअल, पर उसका रिचुअल जल्दी ही फेल हो जाता है। शमन समझ जाता है कि इस घर के श्राप को खत्म नहीं करा जा सकता, पर वो सबको बताता है कि जो भी एनर्जी इस घर में है वो इस घर की जमीन से कनेक्टेड है और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो शक्ति को भगा सके जमीन से। शमन सजेस्ट करता है कि सबको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, पर शमन के हिसाब से वो शक्ति जो है ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर सब लोग उस शक्ति को एक भगवान समझेंगे तो वो शक्ति भगवान की तरह एक्ट करेगी, और अगर सब लोग उसे कोई ईविल आत्मा समझेंगे तो वो शक्ति एक ईविल आत्मा में बदलकर सबको मार डालेगी। देन शमन अपनी टीम के साथ भाग जाता है और सबके जाने के बाद मिसेस जिन यामाडा, आजुमा और क्योशी को देती है गरम गरम सोडा की बोतल पीने के लिए, पर वो बोतल देते वक्त मजाक कर देती है कि सोडा की बोतल बड़ी ठंडी है। देन अगले ही पल सोडा की बोतल सच में ठंडी हो जाती है और मिसेस जिन चौंक जाती है क्योंकि फ्रिज तो बंद पड़ा था। सब लोग हो जाते हैं कंफ्यूज क्योंकि मिसेस जिन के सिर्फ बोलने भर से सोडा की बोतल ठंडी हो गई। तो क्या शायद ये श्राप कोई डिमोनिक नहीं, एक एंजेलिक श्राप है? देन क्योको भी घर आ जाती है और अब वो ठीक थी, उसे बस थकान थी और उसे पास्ट की बातें याद नहीं आ रही थी। इसके बाद आजुमा को आता है शिगेरू का फोन जापान से और वो बोलता है कि वो अगले दिन कोरिया आ रहा है आजुमा से डिवोर्स की बातें करने के लिए। ये बात सुनते ही आजुमा और यामाडा भागते हैं घर और वो शिगेरू नंबर 2 को लॉक कर देते हैं स्टोरेज रूम में, ताकि गलती से भी दोनों शिगेरू एक दूसरे के सामने ना आ जाए। देन अगले दिन होशिनो आती है आजुमा को घर से पिकअप करने के लिए, क्योंकि शिगेरू कैफे में ही रुका था। बट पहले यामाडा और आजुमा होशिनो को ले जाकर दिखाते हैं शिगेरू नंबर 2 को, जो कि एक बार फिर से स्टोरेज रूम से बाहर आ गया था। तुरंत यामाडा शिगेरू नंबर 2 को वापस लॉक कर देता है एंड देन होशिनो को सारी बातें समझाई जाती है। इन द एंड होशिनो शिगेरू नंबर 2 के पास नजर रखने के लिए घर पे ही रुकती है और दोनों भाई बहन जाते हैं असली शिगेरू के पास, ताकि किसी तरीके से इस अजीब श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढा जा सके। अब यामाडा और आजुमा कैफे जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उनके सामने आ जाता है शिगेरू, जो इंतजार कर थक गया था और घर ही आ रहा था। यहाँ पे अब जब शिगेरू इतने टाइम बाद आजुमा को देखता है तो उसके अंदर फिर से प्यार जाग जाता है और वो आजुमा से माफी मांगने लगता है अपनी गलतियों के लिए। इतना ही नहीं, शिगेरू ये भी बताता है कि उसे पास्ट की कुछ भी बातें याद नहीं है ढंग से। कहने का मतलब दोस्तों, शिगेरू नंबर 2 जब से हमारी दुनिया में आया है तब से ओरिजिनल वाले शिगेरू की भी मेमोरीज फेड होने लगी है, वो छोटी छोटी चीजें भूलने लगा है। एनीवे, आजुमा शिगेरू को माफ नहीं करती और वो वापस भाग जाती है घर। शिगेरू आजुमा के पीछे जाता है, पर एंड टाइम पे यामाडा शिगेरू को रोक लेता है और उसे घर में नहीं घुसने देता, क्योंकि वहां पर था उसका डॉपलगैंगर। देन यामाडा होशिनो को बुलाता है और होशिनो शिगेरू को लेकर वहां से चले जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे यामाडा करता है एक एक्सपेरिमेंट उस श्रापित घर पे। सब लोग बैठे हुए थे और यामाडा एक कपड़े से ढकी हुई किताब को देता है इगुची को और उसे बोलता है कि ये किताब मैंने लिखी है, पर वो किताब असल में निकलती है किसी और ऑथर की किताब। देन घर में आती है होशिनो और यामाडा अब उस ढकी हुई किताब को दे देता है होशिनो को और वो बाकी लोगों को घर से बाहर भेज देता है। यामाडा देन होशिनो को बोलता है कि ये किताब मैंने लिखी है, इस किताब का नाम ये है, जेनर ये है, किताब में इतने पन्ने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन यामाडा भी सबके साथ बाहर चले जाता है। असल में यामाडा का एक्सपेरिमेंट इस बेस पे था। कल मिसेस जिन ने सोडा की गर्म बोतल सबको बांटी थी और ये बोल दिया था कि सोडा की बोतल ठंडी है, तो सबको यकीन हो गया था कि वो बोतल ठंडी है, जिसके बाद वो बोतल सच में ठंडी हो गई थी। कहने का मतलब इस घर में कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को मैनिफेस्ट कर सकती है रियल लाइफ में, अगर कोई इंसान उस बात पे यकीन करे तो। अब क्योंकि इगुची को नहीं पता था कि यामाडा एक बुक राइटर है, तो उसे यामाडा की बातों पे यकीन नहीं था और इसलिए इगुची ने जब कपड़ा हटाया तो उसे असली किताब देखी। पर अब जब होशिनो उस किताब को देखती है तो वो किताब बदल जाती है यामाडा की किताब में। किताब पे यामाडा का ही नाम लिखा था और किताब के अंदर बस उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कहने का मतलब यामाडा का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और ये घर ख्याली चीजों को सच में बदल सकता है। फाइनली यहाँ पे इस श्रापित घर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और दोस्तों, पास्ट में जो वो अमेरिकन कपल मरा था ना, तो वो भूख के कारण ही मरा था, क्योंकि उन दोनों पे खाने के पैसे नहीं थे। हालांकि मरते वक्त दोनों के दिमाग में बस चल रहा था बहुत सारा खाना और इसलिए इस घर की शक्तियों ने असली खाने को जन्म दे दिया और हर जगह खाना खाना आ गया था उन दोनों की मौत के बाद। देन
प्रेजेंट में जब क्योशी और क्योको इस घर में रहने आए तो हुआ ये कि क्योको चाहती थी एक नई डिश बनाना जिसका टेस्ट पुडिंग की तरह हो, और इसलिए जब उसने अपनी नई डिश बनाई तो उसका टेस्ट बिल्कुल पुडिंग जैसा हो गया। इस घर की शक्ति यही वजह थी कि उल्टी सीधी चीजें घर में ऑर्डर होकर आ रही थी। देन लड़ाइयाँ हो गई थी क्योशी और क्योको में, और क्योशी अपने दिल से चाहता था कि उसकी बीवी उससे माफी मांगे क्योंकि वो उससे कभी माफी नहीं मांगती थी। और इसलिए एक रात क्योको के डॉपलगैंगर ने जन्म ले लिया, और वो एक ऐसी डॉपलगैंगर थी जो क्योशी से माफी मांग रही थी। यही सेम चीज आजुमा के साथ भी हुई थी। आजुमा इगुची का पीछा करते करते घर में आ गई थी ये सोचकर कि वो उसका पति है। अब क्योंकि आजुमा अपने दिल से यकीन कर चुकी थी कि वो उसका पति है, तो इस घर की शक्तियों ने आजुमा के पति के डॉपलगैंगर को जन्म दे दिया। तो ये थी कहानी इस घर की डिमोनिक सच्चाई की। यहाँ पे कोई इविल श्राप नहीं था, पर एक अनजान शक्ति है जो घर के अंदर इंसानों की दिल की चाहत को पूरा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इस घर में ये चाहेगा कि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, तो अनजान शक्ति उसके बैंक में करोड़ों रुपए डाल देगी। अब असल में बात यह है कि अगर दो डॉपलगैंगर बन गए हैं तो दोनों में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाएगी, और जैसे क्योको के डॉपलगैंगर आपस में जुड़ गए थे, वैसे ही अब शिगेरू के डॉपलगैंगर और रियल शिगेरू को आपस में जुड़ना होगा ताकि सब ठीक हो जाए। ये सब कुछ अब यामाडा और आजुमा जाकर समझाते हैं शिगेरू नंबर 2 को, पर शिगेरू नंबर 2 क्योंकि आजुमा की इच्छा से बना था तो वो बस आजुमा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वो ओरिजिनल शिगेरू के साथ नहीं जुड़ना चाहता क्योंकि वो एक बुरा आदमी है। हालांकि यामाडा शिगेरू नंबर 2 की एक नहीं सुनता और वो शिगेरू नंबर 2 से डाइवोर्स पेपर पे भी साइन करवाने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में शिगेरू नंबर 2 डर कर घर से भाग जाता है। यामाडा और आजुमा अब उसके पीछा करते हैं और शिगेरू नंबर 2 को पकड़ लिया जाता है बीच के पास, पर वहां पे वो गिर जाता है और यामाडा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि शिगेरू नंबर 2 की छाती में एक छेद हो रखा था। देन शिगेरू नंबर 2 यामाडा को धक्का दे देता है और आजुमा भी अपने भाई को डांटने लगती है क्योंकि दोस्तों आजुमा शिगेरू नंबर 2 को गायब नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये वाला शिगेरू ज्यादा अच्छा है। हालांकि यामाडा अपनी बहन को समझाता है कि शिगेरू नंबर 2 कोई इंसान नहीं है और जब दोनों शिगेरू एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो बहुत बुरा होगा और इसलिए उन्हें टाइमली मैनर से जुड़ जाना चाहिए। अब उस रात को आजुमा सो नहीं पाती क्योंकि उसे अपनी शादी के अच्छे दिन याद आ रहे थे और वही यामाडा सोच रहा था इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कि कैसे दोनों शिगेरू को एक करा जाए। एंड देन उसको आता है एक आइडिया। अगले दिन यामाडा अपनी पूरी टीम को सुनाता है अपना आइडिया, जो ये था कि इस घर से जो भी डॉपलगैंगर बनते हैं ना, वो असल में रियल वाले इंसानों से ही बाहर निकलते हैं। अगर आपको याद हो तो शिगेरू नंबर 2 के दुनिया में आने के बाद ओरिजिनल शिगेरू की मेमोरीज में भी चेंजेस आने लगे थे और ऐसा ही कुछ क्योको के साथ भी हुआ था। कहने का मतलब डॉपलगैंगर ओरिजिनल आदमी से ही बाहर निकलते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि एक पूरा पानी का भरा हुआ ग्लास एक इंसान को दर्शा रहा है, देन उस ग्लास का पानी 2 ग्लास में डाल दो तो हमारे को 2 इंसान मिल जाते हैं, एक इंसान और एक डॉपलगैंगर। अब हुआ ये है कि शिगेरू नंबर 2 को पूरा 1 हफ्ता हो गया था हमारी दुनिया में आए हुए, तो अब शिगेरू नंबर 2 ने भी कुछ नई मेमोरीज बना ली थी इस 1 हफ्ते में, और अब अगर दोनों शिगेरू आपस में जुड़ जाएंगे तो उनकी यादों का घड़ा भर जाएगा और हो सकता है इस घड़ा भरने के चक्कर में शिगेरू पागल हो जाए क्योंकि बेचारी क्योको भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और बाल बाल जिंदा बची थी। ऐसा ना हो इसलिए यामाडा प्लान बनाता है कि वो लोग एक तीसरे शिगेरू को इस दुनिया में लेकर आएंगे जिसका जन्म सिर्फ फालतू की मेमोरी से होगा जो इस हफ्ते में इकट्ठा हो गई है। देन शिगेरू और शिगेरू नंबर 2 को वो आपस में फ्यूज करवा देंगे और शिगेरू नंबर 3 को मार डालेंगे क्योंकि वो तो पिछले हफ्ते की फालतू की मेमोरी से बना होगा तो वो कुछ भी यूज में नहीं आएगा। अब सवाल ये था कि वो लोग शिगेरू नंबर 3 को जन्म कैसे देंगे, और इस काम के लिए वो लोग बुला लेते हैं हाउसकीपर यूमिको को। असल में पिछले 1 हफ्ते से यूमिको शिगेरू नंबर 2 का ख्याल रख रही थी और उसे नहीं पता था कि वो एक डॉपलगैंगर है, तो बेसिकली जितनी भी फालतू की यादें शिगेरू नंबर 2 के दिमाग में आ गई है वो सारी यूमिको से जुड़ी हुई थी और यूमिको ही बना सकती थी शिगेरू नंबर 3 को। देन यूमिको आती है श्रापित घर में और सब लोग यूमिको को बोलते हैं कि शिगेरू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो बाहर नहीं आ रहा। देन यूमिको शिगेरू को बाहर आने के लिए
लिए बोलती है और जल्दी ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि शिगेरू नंबर 3 निकलता है उस कमरे से बाहर। यहाँ पे अब बिना देर करे वो लोग शिगेरू नंबर 3 को पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं कुर्सी पे क्योंकि वो बस फालतू की मेमोरीज से बना था और कुछ नहीं। ये देखकर यूमी को डर जाती है क्योंकि वो बेचारी तो कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, पर यामाडा उसे वापस घर भगा देता है। सारे लोग शिगेरू नंबर 3 को अब शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर तभी शिगेरू नंबर 2 आ जाता है घर के अंदर। जैसे ही नंबर 2 नंबर 3 को देखता है तो वो ऑटोमेटिकली उससे फ्यूज होने की कोशिश करता है, पर फिलहाल के लिए सब लोग मिलकर शिगेरू नंबर 2 को बंद कर देते हैं एक कमरे में। इसके बाद थोड़ी देर बाद होशिनो ओरिजिनल शिगेरू को लेकर पहुंचती है घर और बिना देर करे सारे लोग उसे भेज देते हैं कमरे में शिगेरू नंबर 2 के साथ। देन यहाँ पे शिगेरू नंबर 2 डर जाता है अपने ओरिजिनल रूप को देखकर क्योंकि वो गायब नहीं होना चाहता था। देन जैसे ही शिगेरू नंबर 2 को टच करता है, नंबर 2 भाग जाता है अपनी जान बचाकर और शिगेरू अब उसका पीछा करता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और एंड में बेचारा शिगेरू नंबर 2 बचकर नहीं भाग पाता क्योंकि दोनों की बॉडीज कंबाइन हो ही जाती है और जल्दी ही शिगेरू और शिगेरू नंबर 2 हो जाते हैं एक। ऐसा होते ही शिगेरू को हो जाती है उल्टी और दोस्तों शिगेरू को हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ता क्योंकि उसके दिमाग में फालतू की मेमोरीज नहीं गई। खैर ये सब होने के बाद शिगेरू बहुत अच्छा फील कर रहा था और वो आजुमा को बोलता है कि वो उसे माफ कर दे। इतने दिनों तक जो हुआ उससे शिगेरू को ये समझ आ गया था कि वो गलत था और वो आजुमा से सच्चा प्यार करता है, पर आजुमा शिगेरू को साफ बोल देती है कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा था जिसके लिए आजुमा शिगेरू को कभी भी माफ नहीं करेगी। एंड देन अब आजुमा होशिनो को बोलकर शिगेरू को वहां से वापस भेज देती है जापान क्योंकि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। शिगेरू और होशिनो के जाने के बाद अब वापस सब लोग चले जाते हैं शिगेरू नंबर 3 के पास जिसको अब मारना होगा। अंदर जाकर दोनों भाई बहन बोलते हैं कि वो दोनों ये काम अकेले करेंगे, जिसके बाद क्योशी, क्योको और इगुची गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं घर। और फाइनली यामाडा लेता है एक रस्सी और वो तुरंत शिगेरू नंबर 3 को पकड़कर उसका गला घोटने लगता है। हालांकि शिगेरू नंबर 3 भी एक इंसान ही था तो वो जल्दी ही बचकर भागने की कोशिश करता है। नाउ सिंस शिगेरू नंबर 3 के मुंह पे बोरा बंधा हुआ था तो वो बेचारा ज्यादा भाग नहीं पाता और जमीन पे गिर जाता है और यामाडा फिर से उसे मारने लगता है। दोनों में हो जाती है भयंकर लड़ाई और एंड में किचन में शिगेरू नंबर 3 के मुंह से गिर जाता है बोरा। तुरंत शिगेरू नंबर 3 अब माफी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज उसे मत मारो क्योंकि वो भी इंसान है, पर यामाडा उसकी एक नहीं सुनता और उठा लेता है एक चाकू। दोनों अब बुरी तरीके से लड़ते हैं और एंड में यामाडा बैठ जाता है शिगेरू नंबर 3 के ऊपर, पर यामाडा शिगेरू नंबर 3 को चाकू से स्टैब नहीं कर पाता क्योंकि आखिर वो कोई किलर नहीं था। और तभी आजुमा चिल्ला पड़ती है क्योंकि आजुमा नोटिस करती है कि शिगेरू नंबर 3 की शीशे में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही। दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि वो ऐसे शिगेरू नंबर 3 को नहीं मार पाएंगे और अब यहाँ पे आजुमा निकालती है एक कंक्लूजन। दोस्तों क्या आपको याद है कि आपने 2-4 दिन पहले रात के खाने में क्या खाया था? नहीं ना? तो आजुमा के हिसाब से जो शिगेरू नंबर 3 है ना, वो भी धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगा क्योंकि वो बस एक मेमोरी है। वो मेमोरी थी हाउसकीपर यूमिको की, तो जब यूमिको शिगेरू को भूल जाएगी तो शिगेरू नंबर 3 अपने आप गायब हो जाएगा और तब तक के लिए ये लोग शिगेरू नंबर 3 को अपने साथ रखेंगे। अब सीन कुछ दिनों आगे जाता है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे बारबेक्यू के लिए। हमें पता चलता है कि क्योशी और क्योको ने अब एक नया कैफे खोल लिया है और वो जो श्रापित घर है उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। देन बारबेक्यू के लिए आजुमा बुलाने जाती है शिगेरू नंबर 3 को, पर आज फाइनली शिगेरू नंबर 3 गायब हो गया था, यानी कि यूमिको उसके बारे में भूल गई। सबकी लाइफ नॉर्मल तरीके से अब इसके बाद चलती रहती है और यामाडा सेंचुरी एक्स नाम से एक किताब लिखता है अपने श्रापित घर के एक्सपीरियंस के बारे में और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कर्स्ड सेंचुरी एक्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे आप लोग इस मूवी को कैसे और कब देख पाओगे मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, तो उसे जाकर ज्वाइन कर लो। मेरे इंस्टा को जाके फॉलो करो और मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर इंस्टा को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।